नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक से ली गई है और अध्याय 3 संविधान निर्माण के बारे में इसमें बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है, और क्योंकि यह एक पुनरावृत्ति कार्य है तो इसमें कुछ सवाल हमारे सामने रखे गए हैं और एक एक करके हमें इन सवालों का जवाब देना है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन संविधान निर्माण के बारे में। दोस्तों, पहला सवाल है कि भारत में सभी धर्म समान हैं, इसीलिए भारत को डैश राज्य कहते हैं। तो इस खाली स्थान को हमें भरना है और इस खाली स्थान में हम पंथ निरपेक्ष भरेंगे। तो इस प्रकार जो वाक्य बनेगा वो यह बनेगा कि भारत में सभी धर्म समान हैं, इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म ना होना और सारे धर्मों को समान माना जाना। दूसरा सवाल है कि बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना कहलाता है। 1 प्रभुत्व संपन्नता, 2 गणतंत्र, 3 पंथ निरपेक्षता, 4 बंधुत्व। तो इस सवाल का जो जवाब है वह है प्रभुत्व संपन्नता। प्रभुत्व संपन्नता का मतलब होता है कि देश के अपने कायदे कानून हैं और देश अपने उन कायदे कानूनों के हिसाब से चलाया जाता है। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना कहलाता है। 1 गणतंत्र, 2 बंधुत्व, 3 पंथ निरपेक्षता, 4 संप्रभुता। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह बंधुत्व कहलाएगा। बंधुत्व का अर्थ है कि एक देश में रहने वाले लोग परिवार के सदस्यों की तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं और यह भावना बंधुत्व कहलाती है, या हम इसे भाईचारा भी कह सकते हैं। ये भावना सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभर कर सामने आई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना कहलाता है। 1 संप्रभुता, 2 गणतंत्र, 3 बंधुत्व, 4 पंथ निरपेक्षता। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है गणतंत्र, क्योंकि गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत जनता अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को एक सीमित अवधि के लिए चुनती है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता स्वयं वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और गणतंत्र का मतलब होता है कि यह जो चुनाव होता है वो एक सीमित अवधि के लिए अर्थात 5 वर्षों के लिए होता है और जनता इसमें सर्वोच्च फैसले लेती है, क्योंकि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वे ही लोग जनता की ओर से निर्णय लेने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह गणतंत्र होगा। अगला सवाल है समानता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हमने लिखना है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समानता का अर्थ है बराबरी। समानता से अभिप्राय होता है राज्य द्वारा सभी लोगों को समान माना जाना, नागरिकों के बीच कोई भेदभाव ना किया जाना। अब दोस्तों, एक अनुच्छेद है जिसको हमें पढ़ना है और उसके बाद उस अनुच्छेद में जो प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं उनका जवाब हमें लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या लिखा है इस अनुच्छेद में। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी ये नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद था और अब इसके 2 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है, और दूसरा सवाल है कि देश के प्रत्येक नागरिक विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि हम इन सवालों के जवाबों को कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। भारतीय संविधान इस अर्थ में सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा है क्योंकि यह उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनसे आगे सरकार नहीं बढ़ सकती। और दूसरा सवाल है कि देश के प्रत्येक नागरिक के विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे देश का संविधान प्रत्येक नागरिक के विकास में इस अर्थ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि संविधान भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अपने शासकों का चुनाव करना है। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए है क्योंकि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। यह ना तो कोई धर्म नागरिकों पर थोपता है और ना ही नागरिकों को उनका धर्म मानने से रोकता है। यहाँ विभिन्न धर्मों तथा पंथों के लोग रहते हैं जिन्हें समान माना जाता है तथा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष ऐसी अवधारणा होती है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य ना तो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई धर्म थोपेगा और ना ही किसी व्यक्ति को उसका धर्म मानने से रोकेगा। या पंथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत सभी धर्मों को समान माना जाता है, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे कोई धर्म या पंथ अल्पसंख्या में हो या बहुसंख्या में हो, सबके अधिकारों का, सबके हितों का रक्षा प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। और दोस्तों अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि वास्तव में हम भारतीय समाज का निर्माण किस प्रकार या किस आधार पर करना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह प्रस्तावना उन तमाम मूल्यों को अपने आप में समेटे है जिसके आधार पर हम भारतीय समाज का निर्माण करना चाहते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 9 है कि भारत में समानता को बनाए रखने में आप क्या योगदान करेंगे। अर्थात ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इस सवाल में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय मांगी गई है। जहाँ तक मैंने इस सवाल को समझ कर लिखने की कोशिश की है तो आप निम्नलिखित भूमिका निभा सकते हैं और इस सवाल के जवाब को इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत में समानता को बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित योगदान करेंगे। नंबर 1, समान व्यवहार। सबसे पहले आप लोग सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेंगे, चाहे किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो या उसका सामाजिक दायरा कुछ भी हो, लेकिन सबके प्रति आपका जो व्यवहार है वो समान रहेगा। नंबर 2, धार्मिक सौहार्द। सभी धर्म के लोगों को, चाहे किसी का धर्म कुछ भी है, आप उनके साथ एक समान व्यवहार रखेंगे, समान दृष्टिकोण रखेंगे, सभी धर्मों को समान मानेंगे। तो ये भूमिका है जो आप निभा सकते हैं अपने सामाजिक व्यवहार में समानता को लागू करने के लिए। दोस्तों अगला सवाल है जो इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है। सवाल इस प्रकार है कि संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाएंगे। इस सवाल का जवाब भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि इसमें भी विद्यार्थियों से उनकी व्यक्तिगत राय मांगी गई है। हम इस सवाल के जवाब को इस तरीके से लिख सकते हैं, यूं तो भारतीय संविधान में अनेक मूल्यों को समाहित किया गया है। मैं निम्न मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना चाहूँगा या चाहूँगी। नंबर 1, हम किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अर्थात हमारे जो दोस्त हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनका बिना धर्म जाने हुए हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। नंबर 2, हम सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे क्योंकि भारतीय संविधान में सभी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। इसीलिए हम अपने आस पड़ोस में जो लोग हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, उनको किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका देंगे, किसी के विचारों को दबाने का प्रयास नहीं करेंगे। तीसरा, हम सबको अपने निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेने का अवसर देंगे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेना चाहता है तो हम उनके निर्णय लेने की क्षमता को दबाएंगे नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक उनके निर्णयों को लेने की आज़ादी उनको देंगे, चाहे बात हमारे परिवार की हो, साथी समाज की हो या समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी के रूप में हमारे आस पड़ोस की बात हो। तो हम इन मूल्यों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे जो हमारे संविधान में सुझाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ
कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।